नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। एक प्रमुख वैश्विक संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसको विश्व आर्थिक मंच के रूप में भी जाना जाता है। प्रतिवर्ष इसकी एक बैठक होती है जो कि वार्षिक बैठक के रूप में जानी जाती है। स्विट्जरलैंड के दावोस में ये बैठक आयोजित की जा रही है, जो कि 20 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक चलेगी, जिसमें कि विश्व भर के राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक नेता एकत्र हो रहे हैं और वैश्विक चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे, साथ ही समावेशी विकास की दिशा को तय करने के लिए रणनीतियां बनाएंगे। तो ऐसे में इस बैठक के साथ साथ विश्व आर्थिक मंच की चर्चा फिर से एक बार केंद्र में आई है। तो इसको लेके ही आज की हमारी चर्चा केंद्रित होगी। हम समझेंगे कि वास्तव में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो गठित हुआ, इसका क्या इतिहास रहा है और ये जो बैठक होती है इस बैठक का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इस बैठक को हर वर्ष आयोजित किया जाता है, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। विश्व आर्थिक मंच की बैठक शीर्षक के अंतर्गत चर्चा के बिंदुओं की बात कर लें तो खबर और चर्चा में इसीलिए है क्योंकि ये बैठक फिलहाल स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की जा रही है, इस वजह से इसकी चर्चा हो रही है। क्यों आयोजित होती है यह वार्षिक बैठक, इस चर्चा को हम शुरू करेंगे। साथ ही साथ विश्व आर्थिक मंच कैसे स्टैब्लिश हुआ, क्या वास्तव में इसका यही रूप शुरू में था, जिस बात पर इसका ध्यान होता है आज, जिन जिन मुद्दों पर चर्चा होती है, क्या शुरुआत से वो सारे मुद्दे इसके चर्चा के केंद्र में थे। अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा, इसकी जिम्मेदारी आप पर देंगे, ये एक पीवाईक्यू भी होगा और एक मेंस पर आधारित प्रश्न भी आपके लिए दिया जाएगा। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। चर्चा में इसीलिए है क्योंकि इस बैठक का आयोजन हो रहा है और भारत के तरफ से जो प्रतिनिधि मंडल गया है, देखिए इसमें विश्व भर के जो राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक जो नेता होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो इसमें बुलाए जाते हैं, वो इसमें शिरकत करते हैं। इसमें भारत की तरफ से अगर बात कर लें तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ साथ कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर उनके नाम भी आप देख सकते हैं, देवेंद्र फडणवीस जी भी इसमें हैं, साथ रेवंत रेड्डी जी हैं, इसके अलावा आप चंद्रबाबू नायडू जी को भी देख सकते हैं। तो ये सभी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्यों आयोजित होती है वार्षिक बैठक, ये जो वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। तो देखिए इस वार्षिक बैठक के आयोजित होने की अगर बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक बेसिकली एक मंच के रूप में कार्य करती है, एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करती है और इस मंच पर आकर जो भी विश्व भर के नेता हैं, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र के नेता हों, चाहे वो किसी सरकार के प्रतिनिधि हों, चाहे वो नागरिक समाज का प्रतिनिधित्व करते हों, ये विभिन्न क्षेत्रों के जो प्रमुख वैश्विक नेता होते हैं वो इस मंच पर आते हैं और इस मंच पर आके जो भी वैश्विक मुद्दे होते हैं उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं और उस चर्चा के माध्यम से समाधान की दिशा में बढ़ने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ ये बैठक क्या होती है, तो वैश्विक चुनौतियों का समाधान ढूंढने पर केंद्रित होती है। विश्व में जो भी चुनौतियां होती हैं वो इस मंच पर आकर चर्चा की जाती है और उन चुनौतियों के समाधान की तरफ बढ़ने की कोशिश की जाती है और विशेष रूप से जो फोकस होता है वो अर्थव्यवस्था, राजनीति और सामाजिक मुद्दे भी साथ में होते हैं। तो इन सभी विषयों पर चर्चा होती है और बैठक में विशेष रूप से अगर बात करें इस समय किस बात पर फोकस है, तो समावेशी विकास, सामाजिक, भौतिक, डिजिटल बुनियादी ढांचे में जो निवेश है और प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण पर चर्चा केंद्रित होगी इस बार की बैठक। अब देखिए इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस वार्षिक बैठक का जो आयोजन होता है, इसके अलावा विश्व आर्थिक मंच का इतिहास क्या रहा है, जब यह स्थापित हुआ तो क्या शुरुआत से ही इन मुद्दों पर ही ध्यान केंद्रित था या किसी अन्य उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। तो देखिए इसके इतिहास को समझते हैं जरा सा। इसकी स्थापना 1971 में हुई और स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो स्थापना करने वाले व्यक्ति थे एक इंजीनियर थे, जर्मनी के थे, जर्मन इंजीनियर थे और साथ साथ वो क्या थे, अर्थशास्त्री भी थे। उनका नाम था क्लास श्वाब। उन्हीं के द्वारा इसको 1971 में स्थापित किया गया। जब मूल रूप से ये स्थापित हुई तो इसका नाम विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं था। जब यह स्थापित हुई तो ये जानी जाती थी यूरोपीय प्रबंधन मंच अर्थात यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम के नाम से, ईएमएफ के नाम से ये जानी जाती थी। तो एक तरह से हम कहें तो केवल यूरोप को लेके, यूरोप में एक मंच प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसी नाम से ये जाना जाता था, अर्थात ईएमएफ की बात अगर होगी तो आप समझिएगा कि यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम की बात हो रही है। अब ये क्या था, ये नेचर में एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में इसकी शुरुआत हुई, बेसिकली जो व्यापार प्रबंध है उसके लिहाज से कि यूरोप में एक ऐसा मंच होगा जो कि व्यापार का प्रबंध ठीक तरीके से हो पाए, इसलिए इस मंच का गठन किया गया। साथ ही साथ इसमें जो मॉडल अपनाया गया वो मॉडल क्या था, वो मॉडल था हितधारक पूंजीवाद। हितधारक पूंजीवाद का मतलब ये हुआ कि बेसिकली अब जैसे कोई भी एक कंपनी स्टैब्लिश होती है तो उसमें जो शेयर धारक होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, अगर कंपनी को लाभ होता है तो शेयर धारकों को भी लाभ होता है।
लेकिन शेयर धारकों के अलावा बाकी लोगों का अगर उससे कोई लेना देना नहीं है तो उनको लाभ नहीं होगा, लाभान्वित शेयर धारक ही होंगे। लेकिन यहां पर जो मॉडल अपनाया गया इसका उद्देश्य था कि हितधारक पूंजीवाद का मतलब वो हुआ कि अगर किसी एक कंपनी की हम बात कर लें उदाहरण के तौर पर, तो उस कंपनी से जो लोग भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो उसके कर्मचारी हो, चाहे वो उसके आपूर्ति करता हो, चाहे उससे संबंधित कोई सोसाइटी हो, समाज हो या अन्य शाखाएं हो, उन सभी के जिसके भी हित उस कंपनी से प्रभावित होते हैं उन सबको लाभ पहुंचाया जाए। तो इसको कहा गया हितधारक पूंजीवाद, जिसमें कि हितधारक का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, कोई समूह हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है जो किसी भी संगठन, परियोजना या निर्णय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है, उसको हितधारक कहते हैं। और उसके लाभ को अगर ध्यान में रखते हुए कोई कदम उठाया जाए तो वो जो मॉडल होगा वो क्या होगा, वो हितधारक पूंजीवाद होगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ शेयर धारकों के बजाय सभी हितधारकों, चाहे वो कर्मचारी हो, आपूर्तिकर्ता हो या समाज के दीर्घकालिक मूल्य, उनके दीर्घकालिक मूल्यों का सृजन करना इसका लक्ष्य रखा गया। तो ये फिलहाल शुरुआत में इसका उद्देश्य था। अब अगर फिलहाल देखें, हाल अभी की बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के उद्देश्य की बात करें, तो भविष्य के लिए अधिक तैयार, लचीले, समावेशी और टिकाऊ अर्थव्यवस्था और समाज का निर्माण करना इसका लक्ष्य है कि हमें एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करने जो कि भविष्य के लिए ज्यादा तैयार हो, समावेशी हो, लचीली अर्थव्यवस्था हो और इस प्रकार की सोसाइटी का भी निर्माण हो सके। इसके लिए हम संवाद करेंगे इस मंच के बैनर तले, साथ साथ उस पर अगर कोई विवाद है तो उस पर बहस होगी, बहस के माध्यम से उसमें समाधान निकलेगा और उस पर कार्यवाही के माध्यम से हम ये भी करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो हर सेगमेंट के जो लीडर्स हैं उनको भी प्रेरित करेंगे कि वो इस समाधान को अपने यहाँ लागू कर सके, जिससे चाहे वो हाल अगर इस समय की बात करें तो राजनीतिक, व्यापारिक या सामाजिक जो भी मुद्दे हैं उनका समाधान हो सके। फिलहाल अगर बात करें तो जब शुरुआत में अगर हम बात करें तो शुरुआत में ही यूरोपियन प्रबंधन मंच जब ये था तो उससे कन्वर्ट कैसे ये हुआ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, उसको भी समझते हैं। तो दरअसल 1973 में एक घटना हुई, क्षमा करिए ये 71 होना चाहिए, 71 में जो ब्रेटन वुड्स विनिमय दर तंत्र का पतन जो हुआ, 71 से शुरू हुआ, 73 तक तो पतन हो ही गया था। दरअसल जो ब्रेटन वुड्स प्रणाली थी 1944 में जब इसको स्थापित किया गया, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो जो अर्थव्यवस्था थी उस अर्थव्यवस्था को हम कह सकते हैं निर्माण करने के लिए, पुनर्स्टैब्लिश करने के लिए जो ब्रेटन वुड प्रणाली है उसको अपनाया गया था। लेकिन इस प्रणाली को जब अपनाया गया तो इसके साथ साथ कुछ अन्य पहलू भी उभर कर सामने आए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो प्रमुख माध्यम बना वो बना डॉलर, और डॉलर इतना शक्तिशाली हो गया कि डॉलर की दादागिरी चलने लगी और डॉलर के प्रभावित होने से दूसरी मुद्राएं प्रभावित होती थी। तो सेंटर में क्या आ गया, डॉलर आ गया और डॉलर संबंधित था सीधे से सोने पर ही डॉलर आधारित होता था, जिसके पास सोना ज्यादा है तो डॉलर मजबूत था। लेकिन धीरे धीरे 1960 से 70 के दशक में आते आते जो अमेरिका है उसके ऊपर आर्थिक संकट आया, और जब आर्थिक संकट आता है तो डॉलर और सोने के बीच में असंतुलन की स्थिति देखने को मिलती है, एक बैलेंस उसका गड़बड़ होता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में 1971 का जो समय था वहां पर डॉलर को सोने से मुक्त कराने के बारे में सोचा जाने लगा, और उस समय जो तात्कालिक अमेरिकी प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, उन्होंने जो ब्रेटन वुड्स प्रणाली चली आ रही थी उसको समाप्त करने की जो है पहल की, उसको समाप्त किया। इसको निक्सन शॉक के नाम से भी जाना जाता है, और यहां से फिर फ्लोटिंग विनिमय दर जो कि मांग और आपूर्ति के आधार पर मुद्रा की कीमत जो तय होती है, मुद्रा कितनी शक्तिशाली होगी वो मांग और आपूर्ति पर निर्भर करेगा, ये प्रणाली फ्लोटिंग विनिमय दर अपनाई गई। तो यहां पर आप देखें, एक ये ब्रेटन वुड्स जो विनिमय दर था उसका जब पतन हुआ तो एक तो ये कारण हुआ, और दूसरा अरब इजराइल युद्ध को भी आप समझ लें, क्योंकि एक प्रमुख अगर हम बात करें तो अरब इजराइल जो युद्ध हुआ था, एक ऐसी घटना हुई, योम किपुर का एक युद्ध हुआ था 1973 में। इससे क्या हुआ कि जो अरब देश थे वो नाराज हो गए इजराइल से, और इजराइल से नाराज होने का परिणाम यह हुआ कि इजराइल के समर्थक जितने भी देश थे उनको अरब देशों ने कहा कि अब हम आपको तेल नहीं देंगे। तो ऐसी दशा में जो वैश्विक तेल की कीमत थी वो बढ़ गई और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर एक दबाव महसूस किया गया। तो इस तरह से ये दो घटनाएं हैं जो कि हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था पर उस समय हमको प्रेशर दिखाई दिया। तो यहां पर जो WEF अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका पहले नाम था यूरोपीय प्रबंधन मंच, फिलहाल अभी तक यूरोपियन प्रबंधन मंच ही इसका नाम है, तो अब ये नए दृष्टिकोण और नए पहल को महसूस करने लगा कि हमको एक नया दृष्टिकोण अपनाना होगा और नई पहल करनी होगी, क्योंकि अब इसको आर्थिक रूप से इसको भी आवश्यकता थी कि हम अपना जो प्रबंधन है उसको ठीक करने के लिए अब हमें भी आर्थिक जरूरत की आवश्यकता है, निर्भरता कम करने की जरूरत है।
अब देखिए यहां से फिर क्या हुआ, अब इसकी जो वार्षिक बैठक है उसका ध्यान व्यापार प्रबंधन से हटकर आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर भी केंद्रित होने लगा। तो यहां से इसको हम कह सकते हैं इसकी दिशा में बदलाव हुआ और यहां से इसने अपनाया सदस्यता प्रणाली का विस्तार किया। सदस्यता प्रणाली के विस्तार का मतलब हुआ इसने 1975 में 1975 में एक नए सदस्यता मॉडल को अपनाया। इसका मतलब यह हुआ कि वो अब ऐसे लोगों को सदस्य बनाना शुरू किया जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक, अभी तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका नाम नहीं कहेंगे, लेकिन इसकी जो पूर्ववर्ती इसका जो रूप था यूरोपीय प्रबंधन मंच EMF की बात करें तो उसने कहा कि अब हम 1000 जो विश्व की अग्रणी कंपनियां हैं उनको अब हम अपना सदस्य बनाएंगे। और यह प्रणाली शुरू की गई कब, 1975 में, 1975 से। अब 1987 में फिर आके आप देखेंगे कि यूरोपीय प्रबंधन जो मंच है वो अब बदल जाता है किसमें, औपचारिक रूप से उसने विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नाम को अपना लिया। लेकिन ये नाम जरूर अपनाया 1987 में, लेकिन यूरोप से इसने अपना विस्तार करके जो पूरे विश्व पे अपना फोकस किया वो प्रक्रिया शुरू हो गई आपकी 1975 से ही, क्योंकि पूरे विश्व की जो कंपनियां थी, 1000 अग्रणी कंपनियां थी, उसको उसकी सदस्यता प्रणाली का जो मॉडल इसने अपनाया वो अपनाया 1975 से ही। और उसके लिए जिम्मेदार दो घटनाएं आपको शुरू में ही बताई गई, एक अरब इजराइल वार और दूसरी घटना आपको ब्रेटन वुड्स जो प्रणाली थी उसका जो पतन है उसको बताया गया। अब इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो उद्देश्य भी अगर आप देखें तो यहां से इसका उद्देश्य और इसका दृष्टिकोण वो उसमें भी विस्तार देखने को मिला और एक वैश्विक मंच के रूप में ये अब उभरना इसका लक्ष्य हो गया, जिससे कि ये केवल यूरोप तक सीमित न रहे। और 2015 तक आते आते आप देखेंगे कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसको औपचारिक रूप से एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। तो ये इसका सफर रहा। अब सवाल उठता है कि इसका वित्त पोषण कैसे होता है, ये कैसे काम करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे मिलता है। तो देखिए इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को मुख्य रूप से इसके जो भागीदार निगम होते हैं, इसके जो स्टेक होल्डर्स कॉर्पोरेशन होते हैं, भागीदार निगम होते हैं, उनके द्वारा वित्त पोषित ये होता है। ये कंपनियां जो बड़ी कंपनियां होती हैं, ये कंपनियां क्या करती हैं, आमतौर पर एक वैश्विक उद्यम होती हैं, अर्थात जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो इसमें सम्मिलित होती हैं। इसका ऐसी कंपनी होती हैं जिसका वार्षिक कारोबार कितना होता है, तो वो $5 बिलियन से अधिक होता है। ये बेसिकली इसको वित्त पोषित करती हैं, ये इसको सहायता देती हैं। साथ ही साथ ये कुछ रिपोर्ट्स को भी जारी करता है। कौन कौन सी रिपोर्ट से परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, तो देखिए वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट, वैश्विक सक्षम व्यापार रिपोर्ट, ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसको ये जारी करती है। इसके अलावा आप देखें इसके मुख्यालय को भी देख लें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और इसका कार्यालय कई देशों में है, जैसे न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, बीजिंग, टोक्यो जैसे देशों में इसका मुख्यालय स्थित है। तो ये इसके संबंध में कुछ सूचना थी। साथ ही साथ दावोस बैठक की अगर बात करें तो ये जो बैठक होती है ये 5 दिन तक चलती है। जैसे अभी जो बैठक हो रही है 20 से 24 जनवरी तक चल रही है, 5 दिन तक चलेगी और इस बैठक में कई सेशन होते हैं। और इस बैठक की अगर आप बात करेंगे तो दावोस में हर साल इस बैठक में लगभग 3000 या इसके आसपास जो प्रतिभागी होते हैं वो इसमें प्रतिभाग करते हैं। साथ ही साथ जो भुगतान करने वाले सदस्य और चयनित आमंत्रित लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं, मतलब वो सदस्य भी इकट्ठे होते हैं जो इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, इसमें अपना इसको वित्त पोषित करते हैं, और वो लोग भी जिनको आमंत्रित किया जाता है। साथ ही इसमें इन्वेस्टर्स भी आते हैं, जो व्यापारिक नेता होते हैं वो भी आते हैं, राजनीतिक नेता भी आते हैं, कुछ अर्थशास्त्री भी आते हैं, जो मशहूर हस्तियां और पत्रकार होते हैं उनको भी बुलाया जाता है। अब ये लोग 500 के आसपास इसमें सत्र होते हैं, सेशन होते हैं। उन सत्रों में, अलग अलग सत्रों में जो वैश्विक मुद्दे होते हैं उस पर 5 दिन में ये डिफरेंट जो सेशन होते हैं वो आयोजित किए जाते हैं और इन तमाम वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होती है। इसमें जो भी वैश्विक समस्याएं होंगी उनके समाधान के लिए विचार विमर्श किया जाता है। तो ये आज की जो हमारी पूरी चर्चा थी उसका लबोलबाब था। चलेंगे अभ्यास प्रश्न और मेंस के लिए अभ्यास प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में दृष्टि IAS लेकर आया है आपके लिए विशेष उपहार, और ये है छूट। 40% की छूट है ऑनलाइन पेनड्राइव कोर्स टेस्ट सीरीज पर। साथ ही साथ आपको मिल रही है बुक्स और DLP पर 25% की छूट। इसके अलावा आपको के लिए एक नंबर भी है, जो नंबर है 8750187501, जिस पर कॉल करके विस्तार से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो अभी आपको डाउनलोड करना होगा दृष्टि लर्निंग ऐप। आइए अब अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विकल्प आपके सामने है न्यूयॉर्क अमेरिका, विकल्प बी है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड, विकल्प सी है पेरिस फ्रांस, या विकल्प डी लंदन ब्रिटेन।
तो इस PYQ का सही जवाब आपको देना है PYQ की महत्ता को समझते हुए। और एक प्रश्न आपके मेंस के परीक्षा के लिहाज से है कि WEF द्वारा वित्त पोषण में उपयोग की जाने वाली सदस्यता प्रणाली को वैश्विक संगठनों के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में देखा जा सकता है। इस कथन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। उम्मीद है आलोचनात्मक समीक्षा का मतलब आप समझते होंगे। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।